हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा फिजिक्स क्लासेस। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आवेशों के बारे में पढ़ा था कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश होता है। उनके बीच में जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है उसका मान निकालने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं। इन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी दो परीक्षण आवेश लेते हैं, एक हमारा Q1 हो गया और एक Q2 हो गया, उनको अगर हम एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखते हैं या r दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच जो बल वैद्युत बल कार्य करता है उसका जो मान होता है, ये दो परीक्षण आवेश हैं इनके गुणनफल के समानुपाती और जो इनके बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का जब हम साइन हटाएंगे तो F इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ 1/4πε0 हमारा कांस्टेंट होता है। अब देखिए, जब आवेश हमारे एक ही प्रकार के हैं, चाहे धनात्मक आवेश हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो उनके बीच में जो बल होगा वो हमारा प्रतिकर्षण का होगा। अगर हमारा आवेश एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण का बल कार्य करेगा। 1/4πε0 की जो भी न्यूमेरिकल या संख्यात्मक मान होता है उसका मान होता है 9 × 10⁹। अब देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और ε0 जिसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 C कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए, ये जब हम मान निकालते हैं वैद्युत बल का मान, तो उस समय जो भी माध्यम होता है वो वायु या निर्वात होता है। अब देखिए, अगर माध्यम हमारा वायु या निर्वात है तब उनके बीच में वैद्युत बल क्या कार्य करेगा, FA, A फॉर एयर, एयर इससे वायु को एयर से डिनोट करते हैं तो A हमने लिया। FA इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई। अगर दोनों परीक्षण आवेशों के बीच में हम माध्यम जल या कांच कोई भी माध्यम कर दें, लेकिन ना तो परीक्षण आवेश का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही इनका साइन चेंज होगा, जो हमने लिया था वो वहीं पर ही रहेगा। केवल दोनों परीक्षण आवेशों के बीच में माध्यम को केवल चेंज कर रहे हैं। तो फोर्स या वैद्युत बल का मान किसी भी माध्यम में 1/4πε0 हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इन दोनों बलों को जब हम एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर ये सेम रहेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ε0 अपॉन ε0 बचेगा, जहाँ पर ε0 हमारा है माध्यम की वैद्युतशीलता और ε0 हमारा है होता है वायु की या निर्वात की वैद्युतशीलता। अब जब इनको जब डिवाइड करेंगे तो इनका जो अनुपात निकल कर आता है FA अपॉन FM का मान आया ε0 अपॉन ε0, जो हमारा K या ε r के बराबर होता है, जहाँ पर K को हम बोलते हैं परावैद्युतांक नियतांक या इसी को ही हम सापेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे K से डिनोट करते हैं या ε से। अब देखिए, यहाँ से ε का मान, ये माध्यम की वैद्युतशीलता का मान आ जाएगा ε0 इंटू K या ε0 इंटू ε इक्वल टू K ε0 या इक्वल टू r और ε0। ये ε को माध्यम की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे हम ε से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये मान हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमारे बिंदु आवेश किसी भी माध्यम में रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो भी बल कार्य करता है वैद्युत बल, उसका मान FM इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन हमारा क्या, माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसका मान निकल कर आया ε और ε0। FM हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब परीक्षण आवेशों के बीच में माध्यम वायु या निर्वात होता है तो उसके लिए एप्सिलॉन r या K का मान 1 होता है। अब इन दोनों के बीच में अगर माध्यम जल है तो उस समय एप्सिलॉन r का मान 81 हो जाता है, और चालकों के लिए जो हमारा सापेक्षिक वैद्युतशीलता होती है या परावैद्युतांक होता है उसका मान होता है अनंत होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों बल वायु में रखे हुए हैं तो उनके बीच में बल सबसे अधिक कार्य करेगा। अगर वो दोनों
आवेश हमारे किसी भी माध्यम में रखे हुए, जैसे जल हो गया या कोई भी कंडक्टर हो गया या कांच हो गया, तो उसके बीच में जो विद्युत बल कार्य करेगा वो उसका मान कम हो जाएगा। अभी तक हमने जो भी बल का मान निकाला है उसमें हमने दो बिंदु आवेश लिए हैं। अगर हमारे बिंदु आवेश दो से अधिक हो जाएं तो उनके बीच में हम बल कैसे ज्ञात करते हैं, वो बल ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं या सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं, यानी बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी दो से जब हमारे बल अधिक हो जाते हैं तो उस केस में हम अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करके ही उन बलों का मान निकालते हैं। अब मान लीजिए हमने 3 आवेश ले लिए, O से Q1 हमारा R दूरी पर है और O से Q2 हमारा R2 दूरी पर है और O से Q3 आवेश R3 दूरी पर है। अब देखिए इनको हमने मिला दिया, Q1 से मिला दिया Q2 को और Q3 से Q1 को मिला दिया। अब Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 से जो दूरी आएगी वो R12 वेक्टर हो जाएगी और Q1 के रिस्पेक्ट में Q3 से जो दूरी होगी वो R13 वेक्टर हो जाएगी। अब देखिए Q1 पर Q2 की वजह से जो बल लगेगा वो F12 हो जाएगा और Q1 पर Q3 की वजह से जो बल लगेगा वो F13 हो जाएगा और Q1 पर इस बिंदु आवेश की वजह से खुद की वजह से जो बल लगेगा वो F1 हो जाएगा। अब इनका जो हम मान निकालते हैं वो हम वेक्टर सम से निकालते हैं जिसे हम सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए F12 का मान क्या निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो बल का मान है वो दो बिंदु आवेशों के लिए लगाएंगे, Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 12 हो जाएगा। अब F13 यानी अब इसमें चार्ज हमारा 1 हो जाएगा और चार्ज 3 की वजह से जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपन R13 स्क्वायर, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी R13 हो जाएगी और R13 यूनिट कैप हो जाएगा। अब देखिए जो F बल का मान है वो इन दोनों बलों के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये F13 और ये F1 हो जाएगा। ये हम वेक्टर सम यूज करें तो इनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे क्योंकि बल हमारा सदिश राशि है तो यहाँ से F1 आ जाएगा F12 प्लस F13। F1 बराबर 1 अब इनके मान दोनों के उठाकर इसमें रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर R12 यूनिट कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R13 स्क्वायर R13 यूनिट कैप। अब मान लिया कि आवेश हमारे 3 आवेश से ज्यादा है, Q1 Q2 Q3 Qn आवेश है, तो उनके रिस्पेक्ट में Q1 पर इन आवेशों की वजह से जो बल कार्य करेगा वो हो जाएगा F12 F13 और F14 और F1n की वजह से Q1 पर जो बल लगेगा वो F1 हो जाएगा। अब इन बलों का मान ज्ञात करने के लिए F1 इक्वल टू F12 इन सभी बलों का सम कर देंगे, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 प्लस F1n। अब इन सभी के मान इसमें रख देंगे। F1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर R12 यूनिट कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 यूनिट कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R14 स्क्वायर R14 यूनिट कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इन सबको हम समेशन के रूप में यानी एक फॉर्म में लिख लेंगे तो ये F1 हमारा आ जाएगा Q1 अपन Q1 देखिए सब में कॉमन है, Q1 ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है वो लिख लिया। अब यहाँ से देखिए क्या चेंज हो रहा है, Q2 Q3 Q4 चेंज हो रहा है तो हमने ये सम का साइन लगाया। अब यहाँ पर I की वैल्यू कहाँ से, ये Q I ये जनरल फॉर्म में लिख लिया Q अपॉन R। अब देखिए Q I हमारा चेंज हो रहा है, ये Q तो यहाँ पर I लिख दिया जिसका मान कहाँ से शुरू हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है। अब ऐसे ही देखिए ये 2 3 4 R1 सब में कॉमन है तो R1 आ गया और यहाँ पर I आ गया, चूंकि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर में भी ऐसे ही हो जाएगा, R1 कॉमन है सब में और ये 2 3 4 ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पर I आ जाएगा, तो ये बल का मान हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखिए ये जो विद्युत बल का मान हमने निकाल लिया। अब जो हमारा स्थिर बिंदु आवेश होता है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी हमने आवेश ले लिया, अब ये आवेश के चारों ओर का जो ये क्षेत्र है इस पर अगर हम कोई भी परीक्षण आवेश
क्यू नॉट हो गया। ये जो परीक्षण आवेश लेते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में होता है, जिस पर हम धन परीक्षण आवेश ही लेते हैं। जब इस धन परीक्षण आवेश को, जो ये हमारा आवेश है, इसके क्षेत्र में लाते हैं और जब क्षेत्र के पास में लाते तो जिस स्थान से ये अपने ऊपर बल अनुभव करने लगता है तो वो एरिया उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, वैद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब ये कोई भी वैद्युत आवेश हो गया, ये तो हमने एक लिया है। अगर यहीं पर और भी कई सारे आवेश ले तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण, अब ये कोई भी हमारा परीक्षण आवेश है जिस पर हमने मान लो धनात्मक चार्ज लिया, आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये सबसे पहले फैराडे ने बताया। अब ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ये कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, ये मान निकालने के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पता कर। अब वैद्युत क्षेत्र तो हमने ज्ञात कर लिया। अब वैद्युत क्षेत्र की, वो वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना प्रबल है या कितना दुर्बल, उसको हम निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज करते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये जो परीक्षण आवेश होता है इसको हम जब वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र में जितना बल कार्य करता है, या हम ये बोले एकांक यूनिट आवेश को या एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में जब हम लाते हैं तो उस पर जो बल कार्य करता है वही उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यह सदिश राशि होती है और इसका मात्रक अब देखिए E = F/Q0 हो जाएगा। यानी किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर वैद्युत क्षेत्र उस पर जो भी बल आरोपित करता है उसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन होता है और परीक्षण आवेश Q का मान कूलाम होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। अब इसका विमेय सूत्र देखिए, न्यूटन F ये बल का मात्रक है, बल की यूनिट क्या होती है? F = ma होता है। अब m हमारा कैपिटल M से इसको दिखाते हैं और a हमारा मीटर पर त्वरण है, ये जिसका मान मीटर पर सेकेंड, मीटर को हम L से दिखाते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो t हमारा -2 हो जाएगा। अब आवेश नीचे कूलाम है तो Q = IT होता है, I हमारा एम्पियर से इसको मापते हैं और t को समय को t से, कैपिटल T से, तो ये 80 हो जाएगा। अब इसका विमेय सूत्र mLt⁻³ a⁻1 हो जाएगा। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी सदैव पॉजिटिव से निगेटिव होती है। अब देखिए, अब ये हमारा कोई भी धन परीक्षण आवेश है, इस पर हम कोई भी चार्ज को, इस धनात्मक परीक्षण आवेश को इसके जब हम पास में लाएंगे तो ये जो चार्ज है इसका मान इसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो आवेश होता है इस पर एक बल लगाएगा। चूंकि दोनों एक ही प्रकृति के धनात्मक है तो ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, तो जिसकी जो दिशा हो जाएगी इस परीक्षण आवेश से बाहर की ओर हो जाएगी। अब ये परीक्षण आवेश अगर हमने यहाँ पर रखा है तो इसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी, यहाँ पर रखेंगे तो भी बाहर की, पूरे इसको वृत्त की तरह अगर घुमाएंगे तो ये जो इसमें परीक्षण आवेश पे जो भी बल कार्य करेगा उसका मान रेडियली आउटसाइड हो जाएगा। यानी अगर हमारा कण पॉजिटिव है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यानी बल जो हमारा इस पर बाहर की ओर लगेगा तो उसी की ओर हमारी वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। अब अगर ये चार्ज हमने पॉजिटिव धनात्मक की जगह ऋणात्मक अगर परीक्षण आवेश ले लिया है तो ये हमारा धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो इस पर वैद्युत बल किधर की ओर लगेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसमें वैद्युत बल अंदर की ओर लगेगा। अगर कोई भी हमारा परीक्षण आवेश माइनस है तो उस पर वैद्युत बल का मान ये रेडियली या त्रिज्यात्मक इनसाइड अंदर की ओर होता है, वैद्युत बल का मान इसमें अंदर की ओर होगा। और लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी हमेशा धनात्मक से निगेटिव होती है, तो इसमें अगर कोई भी परीक्षण आवेश हमारा निगेटिव है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में हो जाएगी। यानी अगर इसमें बल हमारा अंदर की ओर कार्य कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र का मान बाहर की ओर होगा। अब देखिए हमने दो परीक्षण आवेश पास लिए, एक हमारा +Q हो गया, एक -Q हो गया। अब +Q से जो भी हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं
तो वो हमारी आउटर साइड में होती हैं, यानी इससे बाहर जाती हैं। तो इससे जो भी हमारी ये बाहर, अब ये माइनस चार्ज है तो इस पर अंदर की ओर आएंगी। तो यहाँ से एक जब लाइन हम ऐसे सीधी ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन ये होगी, प्लस क्यू से बाहर निकलेंगी और माइनस क्यू पर अंदर की ओर जाएंगी। ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा। अगर हमने एक प्लस क्यू साइन लिया और एक माइनस क्यू लिया तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसी हो जाएगी हमारी, प्लस से बाहर की ओर और माइनस क्यू पर अंदर की ओर वैद्युत बल का मान हो जाएगा। अब अगर हमारे परीक्षण आवेश दोनों बराबर हैं, यानी ये भी धनात्मक है और Q2 भी धनात्मक है, ये भी प्लस Q1 भी धनात्मक और Q2 धनात्मक, और दोनों के मान कैसे बराबर है। अब यहाँ से देखिए वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी, या वैद्युत बल जो कार्य करेगा, मान लो इसका क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ से मुड़ गया, ऐसे इधर से जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो यहाँ पर आएंगे। अब देखेंगे इस पर भी धनात्मक है तो यहाँ से प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा, तो ये इधर की ओर मुड़ जाएंगी। ऐसे ही यहाँ से जो भी निकलेंगी, अब यहाँ से इसकी वजह से प्रतिकर्षण लगेगा तो ये इधर की ओर मुड़ जाएंगी। यानी इस बिंदु पर, यानी जो बिंदु हमारा P है, तो इस पर जो बल का मान होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, यानी ये जो P बिंदु हमारा उदासीन बिंदु है। अब देखिए ये जो अगर हम Q1 जो है हमारा परीक्षण आवेश, इसका मान Q2 से ज्यादा है, तब हमारी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी हो जाएगी। अब ये Q1 ज्यादा है, ये Q2 हमारा कम है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकली। अब ये इसका मान कम है तो ये ज्यादा दूरी कवर करेंगी, ये फिर यहाँ से आकर्षण प्रतिकर्षण का बल लगने लगा तो ये इधर की ओर मुड़ जाएंगी। अब यहाँ से ये निकलेंगे, चूंकि ये मान कम है तो ये यहाँ से तो मान लो निकली हमारी वैद्युत बल रेखाएं, अब यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल कार्य करने लगा तो ये इधर की ओर निकल जाएंगी। अब देखिए जहाँ पर हमारे दोनों धनात्मक है लेकिन एक ज्यादा और एक कम है, तो इस पर हमारा ज्यादा दूर पर प्रतिकर्षण लगेगा और इस पर कम दूरी पर प्रतिकर्षण लगेगा, यानी जो उदासीन बिंदु हमारा हो जाएगा तो वो उधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा जहां पर आवेश का मान कम होगा या आवेश का परिमाण कम हो जाएगा। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र, जब हमने ये धनात्मक ये इधर प्लस क्यू आवेश ले लिया और इधर माइनस क्यू आवेश ले लिए, तो वैद्युत बल रेखाओं की मान हमारा हो जाएगा या वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अब देखिए स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दो बिंदु हमने ले लिए, एक हम ओ बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश, ओ बिंदु पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, जिससे कि बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है जिस पर हमारा परीक्षण आवेश Q रखा हुआ है और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यानी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु हमारा O है जिस पर हमने प्लस Q चार्ज लिया हुआ है और उससे R दूरी पर एक बिंदु हमारा P है जिस पर हमने परीक्षण चार्ज Q0 रखा हुआ है और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो अब इस पे देखिए ये हमारा Q0 परीक्षण आवेश है, इस पर किसकी वजह से बल लगेगा, प्लस Q की वजह से। जो प्लस Q वजह से बल लगेगा वो उसकी दिशा बाहर की ओर हो जाए, क्योंकि ये धनात्मक परीक्षण आवेश और ये भी हमने धनात्मक ही परीक्षण आवेश हमारा धनात्मक ही हम लेते हैं। तो इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा जो क्या हो जाएगा, रेडियली आउटसाइड या त्रिज्यात्मक बाहर की ओर बल लगेगा। तो अब ये देखिए बल बराबर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, ये Q हो जाएगा और ये Q0 हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी R² हो जाएगा। अब देखिए P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या निकाली थी कि परीक्षण आवेश पे जो भी बल लगता है वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो ये F अपॉन ये जो बल हो जाएगा उसके अपॉन में Q0 कर देंगे, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ से जो F हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा E, या ये मान के चलिए ये जो F बल हमने निकाला था उसको मान उठा करके हम इस समीकरण में रख देंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपन R², और यहाँ भी Q0 है तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R²। अब देखिए अगर इन दोनों के बीच में माध्यम हमारा वायु हो जाएगा परीक्षण आवेश का, तो यहाँ K का मान 1 हो जाएगा। अगर जो भी माध्यम होगा तो उसका मान यहाँ पर लिख देंगे।